प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की इतिहास की NCERT की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व के अंतर्गत 1917 की रूसी क्रांति के बाद रूस में होने वाले परिवर्तनों तथा रूसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा को समझने का प्रयास करेंगे। 1917 की रूसी क्रांति से पहले हमने रूस के साम्राज्य, रूस की अर्थव्यवस्था, वहाँ के समाज तथा 1905 की रूसी क्रांति एवं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की स्थिति तथा वहाँ पर होने वाली फरवरी की पेट्रोग्राद की क्रांति को समझ लिया था। और हमने देखा था कि रूस में किस तरह से किसानों और श्रमिकों ने अपनी सोवियतें बना ली थी और इन सोवियतों का नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी कर रही थी। रूस की अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच अक्टूबर 1917 तक टकराव आरंभ हो गया और इस टकराव में मॉस्को, पेट्रोग्राद के अधिकतर इलाकों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के विरुद्ध थे। नवंबर 1917 तक रूस में अधिकतर उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। राष्ट्रीयकरण का अर्थ होता है कि इन उद्योगों और बैंकों का स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। उद्योग और बैंक किसी की भी निजी संपत्ति नहीं रहे थे। साथ ही रूस में जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था, जिससे किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने के लिए खुली छूट मिल गई थी। रूस में सामंतों के बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए, जिससे बेघर-बार या ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। बोल्शेविकों ने सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी थी। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया था। सोवियत टोपी को वहाँ की स्थानीय भाषा में बुदियोनोव का कहा जाता था। बोल्शेविक पार्टी का भी नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया था। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल सका। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया। इस पर लेनिन ने असेंबली को बर्खास्त कर दिया। उसका मानना था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद भी बोल्शेविकों ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। रूस में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। रूस अब एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। वहाँ की ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित पार्टी थी। इसी बीच बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण के आदेश जारी कर दिए। इस आदेश से रूसी सेना टूटने लगी, क्योंकि रूस की सेना में ज़्यादातर सिपाही किसान थे। भूमि पुनर्वितरण आदेश के कारण वे भूमि प्राप्त करने के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। इसी बीच गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा करना आरंभ कर दी, क्योंकि ये समाजवाद के विरोधी थे और दक्षिणी रूस में एकत्र होकर बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। बोल्शेविकों को रेड्स कहा जाता था, जबकि सामाजिक क्रांतिकारियों को ग्रीन्स और जार समर्थकों को व्हाइट्स कहा जाता था। 1918 से 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों, जिन्हें ग्रीन्स कहा जाता था, और जार समर्थकों, जिन्हें व्हाइट्स कहा जाता था, का नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था,
क्योंकि ये सभी शक्तियाँ रूस में समाजवाद को फलते फूलते देखना नहीं चाहती थीं। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गईं। इस तरह हम देखते हैं कि रूस में ही बोल्शेविकों का विरोध आरंभ हो गया। सामाजिक क्रांतिकारी और जार समर्थकों ने यूरोप की दूसरी शक्तियों, जिसमें फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान की सैनिक टुकड़ियां शामिल थीं, से समर्थन प्राप्त करके बोल्शेविकों से लड़ना आरंभ कर दिया और इस तरह इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच गृह युद्ध आरंभ हो गया और इस गृह युद्ध में लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्याएं फैलने लगी। जार समर्थक, जो कि वाइट्स कहलाते थे, निजी संपत्ति के हिमायती थे। उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। उनके इस रवैये के कारण गैर बोल्शेविकों के प्रति जनता का समर्थन तेजी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम करना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ USSR दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया साम्राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। इसके साथ ही बोल्शेविकों ने समाजवादी समाज के निर्माण का कार्य आरंभ रखा। गृह युद्ध के दौरान ही बोल्शेविकों ने बैंकों और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। शासन के लिए भी केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत 5 साल के लिए लक्ष्य तय करते हुए पंचवर्षीय योजनाएं बनानी आरंभ की गई। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने जो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया वह रूस से प्रभावित होकर ही किया। रूस में पहली 2 योजनाओं, जिनका कार्यकाल 1927 से 1932 और 1933 से 1938 रहा, के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई तरह के प्रयत्न किए। इसके अंतर्गत सरकार ने सभी तरह की कीमतों को स्थिर कर दिया। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली और औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। औद्योगिक उत्पादन के बढ़ने से नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आने लगे। साथ ही रूस में शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए काफ़ी इंतजाम किए गए। साथ ही महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ खोल दी गईं। ये बालवाड़ियाँ किंडरगार्टन कहलाती थीं। ये आज की आंगनवाड़ी की तरह ही होती थीं। सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। मजदूरों के रहने के लिए आदर्श मकान बनाए गए। लेकिन इन सारे प्रयासों के परिणाम सभी जगह एक जैसे नहीं थे, क्योंकि सरकार के संसाधन सीमित थे। नियोजित अर्थव्यवस्था के दुष्परिणाम भी सामने आने लगे। 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, जिससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था। लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति को निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुल्कों के ठिकानों पर छापे मारे। यहाँ पर कुल्को एक नया शब्द है। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। इन सब प्रयासों के बाद भी जब अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला क्यों लिया गया था? हमने देखा था कि 1917 में किसानों को ज़मीन सौंप दी गई थी। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे और इन खेतों का आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था, क्योंकि खेत बहुत छोटे थे। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से
औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करने का निर्णय लिया गया। किसानों से जमीन छीनना और राज्य के नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी समझा गया। स्टालिन का सामूहिकीकरण का कार्यक्रम आरंभ हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने के आदेश जारी कर दिए। रूस में सामूहिक खेतों को कोल खोज कहा जाता था। ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेती के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच में आपस में बांट दिया जाता था। लेकिन इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध करना आरंभ कर दिया। सरकार का विरोध करते हुए किसानों ने अपने मवेशियों को खत्म करना आरंभ कर दिया। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस में सामूहिकीकरण का कार्यक्रम क्यों आरंभ किया गया। आपको ज्ञात होगा कि रूस एक पिछड़ा हुआ देश था। कृषि के क्षेत्र में मशीनों का या तकनीक का प्रयोग नहीं होता था, अतः सामूहिकीकरण करने से एक मशीन के द्वारा एक क्षेत्र के सारे खेतों में कार्य किया जाने का निर्णय लिया गया। लेकिन किसानों ने इस निर्णय का विरोध किया। सरकार ने सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी। सारे लोगों को देश से निकाल दिया गया। लेकिन सामूहिकीकरण के बावजूद भी रूस में उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि नहीं हो सकी। 1930 से 1933 में खराब फसल के कारण सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। अब पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था एवं सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। स्टालिन और उसके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगाए। देश में बहुत सारे लोगों को इसी आरोप के तहत 1939 तक जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया। उनमें ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लेने के आधार पर मार दिया गया। इन मारे गए लोगों में बहुत सारे प्रतिभावान पेशेवर लोग थे। आइए अब हम रूसी क्रांति और उसके वैश्विक प्रभाव पर एक नज़र डालते हैं। हमने देखा कि बोल्शेविकों ने किस तरह सत्ता पर कब्जा स्थापित किया और बोल्शेविकों की जो शासन पद्धति थी उससे यूरोप की अधिकतर समाजवादी पार्टियां सहमत नहीं थीं। लेकिन फिर भी मेहनतकशों के राज्यों की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक उम्मीद की किरण जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया जाने लगा। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी बीच बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न्स, जिसे कि बोल्शेविक समर्थक समाजवादियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ कहा जाता था, में हिस्सा लिया। सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान मिल चुकी थी, लेकिन 50 के दशक तक आते आते अर्थात 1950 तक रूस के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यद्यपि रूस जैसा एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, वहाँ के उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भी भोजन मिल रहा था, लेकिन फिर भी वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रताएं नहीं मिल पा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया जा रहा था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा में काफ़ी कमी आ गई।